आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी। चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? फंडामेंटल राइट्स चल रहा है। चैप्टर फंडामेंटल राइट्स चल रहा है। आज हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी और आर्टिकल 26 से 28 तक, 26, 27 और 28। अब हम लोग सबसे पहले बात पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ रिलीजन। सबसे पहले बात पे आते हैं कि रिलीजन क्या है। सबसे पहले बात पे आते हैं व्हाट इज रिलीजन्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट रिलीजन्स इन इंडिया मीन्स ए मैटर ऑफ फेथ। इंडिया में जो रिलीजन्स का मतलब है, उसका मतलब है आपका विश्वास। आप क्या कर सकते हो इंडिया में? जो रिलीजन्स का मतलब है, उसका मतलब है कि आपका विश्वास, आप किन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हो, आप किन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हो, वही रिलीजन्स बन जाएगा। देयरफॉर आर्टिकल 25 ग्रांट्स इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन्स इन देयर ऑन वे। इसलिए आर्टिकल 25 क्या ग्रांट करता है इंडिविजुअल्स को कि आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीडमली, आप क्या कर सकते हैं, आप बिना रोक टोक के क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस। ये इसका क्या मतलब है? एसेंशियल प्रैक्टिस का मतलब है कि क्या ज़रूरी है एक रिलीजन्स को, क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। यही है एसेंशियल प्रैक्टिसेस का डॉक्ट्रिन, कि कोई भी रिलीजन्स में क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अलाउ करना है, और जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको अलाउ नहीं करना है। जैसे देखिए, जैसे मुस्लिम का नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, ये बात गलत है। मीन्स मुस्लिम्स का नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एसेंशियल्स है। ठीक है, और नॉन एसेंशियल्स क्या हो गया कि मॉस्क में ही नमाज़ पढ़ना है, ये नॉन एसेंशियल्स है। आप घर पे भी नमाज़ पढ़ सकते हो, आप स्कूल्स में भी नमाज़ पढ़ सकते हो, आप कॉलेज में भी नमाज़ पढ़ सकते हो, आप कहीं चल रहे हो, कहीं स्टेशंस में, कहीं और भी पब्लिक प्लेस पे नमाज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, मॉस्क में नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, ये एसेंशियल चीज़ें है, लेकिन मॉस्क में नमाज़ पढ़ना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एडवोकेटेड दैट स्टेट शुड इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। स्टेट को क्या होना चाहिए? रिलीजियस मैटर्स पे इंटरफेयर करना चाहिए, टू इंश्योर दैट नो प्रैक्टिसेस वायलेट आर्टिकल 25। क्या इंश्योर करने के लिए? कि कोई भी ऐसा ना हो जो कि आर्टिकल 25 को वायलेट्स करे। ठीक है, एज ए रिजल्ट द सुप्रीम कोर्ट डेवलप्ड द एसेंशियल्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एसेंशियल्स रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को डेवलप किया, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस है और क्या नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस है। इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को डेवलप किया। ठीक है, अब है सदरमुद केस 1954। इसमें क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ द कोर्ट्स ड्यूटी टू आइडेंटिफाई विच प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल्स टू ए रिलीजन। मीन्स सदरमुद केस 1954 में क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने ये बोला, ये कोर्ट की ड्यूटी है आइडेंटिफाई करना कि क्या एसेंशियल है रिलीजन्स के लिए और क्या एसेंशियल्स नहीं है। ठीक है, दिस डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स के ऊपर बेस होता है। क्या क्या? एज ऑफ प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंस टू रिलीजन्स। मीन्स हम जब डिसाइड करेंगे, कोर्ट जब डिसाइड करेगी कि हाँ क्या चीज़ एसेंशियल्स है और क्या चीज़ एसेंशियल्स नहीं है, उसको 2 फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करना है। क्या क्या? पहला, वो कितने दिनों से चलता आ रहा है, जैसे एज ऑफ प्रैक्टिसेस, वेदर इट हैज़ बीन फॉलोड सिंस टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल मीन्स वो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। एक तो वो बातें, एक तो उस बात को ध्यान में रख करके हम डिटरमाइन करना है कि हाँ क्या एसेंशियल्स और क्या नॉन एसेंशियल्स है। उसके बाद इंपॉर्टेंस टू रिलीजन्स, मीन्स उस स्पेसिफिक धर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कृपान रखना, सर पे पगड़ी पहनना, ये सिख का क्या है? ये सिख का एक इम्पोर्टेंस कल्चर है। ये इम्पोर्टेंस क्या है? ये सिख रिलीजन्स के लिए क्या है? इम्पोर्टेंस है। तो हम कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसके ऊपर कुछ भी बातें नहीं करेगी। वेदर इट होल्ड सिग्निफिकेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस, चाहे वो सिग्निफिकेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता हो, तभी कोर्ट क्या करेगी? इन 2 फैक्टर पे क्या करेगी? डिटरमाइन करेगी कि क्या एसेंशियल्स है और क्या एसेंशियल्स नहीं है। हेंस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वेयर बोर्न थ्रू दिस केसेस। किस किस केस से बोर्न हुआ इन चीज़ों का? जैसे
बिजॉय इम्यूनल केस 1986। देखिए ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। बिजॉय इम्यूनल केस क्या था? बिजॉय इम्यूनल केस था कि केरल के एक स्कूल में क्या हो रहा था कि क्रिश्चियन के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो नेशनल एंथम को नहीं गा रहे थे। जब वो नेशनल एंथम को नहीं गा रहे थे तो उस स्कूल्स के लोग क्या कहाँ चले गए, कोर्ट चले गए, और वो शांति से सावधान पोजीशन में होते थे पर वो गाते नहीं थे। ठीक है, तो जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने बोला कि क्या ये बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं असेंबली के टाइम पे, क्या ये बच्चे कुछ ऐसे नॉनसेंस चीज़ें करते हैं? तो स्कूल का जवाब था कि नहीं, बच्चे सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं पर ये गाते नहीं हैं बस। तो कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू रिमेन साइलेंट अधिकार है। मीन्स बच्चे क्या हो सकते हैं, शांत रह सकते हैं, शांत रहना भी उसका अधिकार है। ठीक है, तो यही बात हुई कि द कोर्ट रूल्ड दैट द राइट टू रिलीजियस इज ग्रेटर देन द ऑब्लिगेशंस टू सिंग द नेशनल एंथम। मीन्स रिलीजन्स का राइट वो ज़्यादा बड़ा है देन ऑब्लिगेशन टू सिंग द नेशनल एंथम। मीन्स नेशनल एंथम को गाना उससे ज़्यादा बड़ा है रिलीजियस के राइट को माना। ये 1986 की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दरगाह कमेटी केस 1986, इसमें क्या था? द कोर्ट हेल्ड दैट बैनिंग वुमेन्स एंट्री इन रिलीजियस प्लेसेस वायलेट्स देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर हम रिलीजियस प्लेस पे वुमेन के एंट्री को बैन कर रहे हैं, ये क्या वायलेट करता है? उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इट डिक्लेयर दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। आप क्या कर रहे हैं, अगर किसी औरत को बैन कर रहे हैं कहाँ आने से, रिलीजियस प्लेस पे आने से, तो क्या होगा, तो क्या हो रहा है? तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, हनीफ कुरैशी केस क्या कहता है? द कोर्ट अपहेल्ड द बैन ऑन कॉस्ट लेटर स्टेटिंग इट इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। देखिए कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बैन लगा दिया किसके ऊपर? कॉस्ट लेटर के ऊपर, गाय का हलाल के ऊपर। हलाल बैन नहीं है, हलाल बैन बिल्कुल भी नहीं है। बैन किसके ऊपर है? गाय को हलाल करना बैन है। आप गाय के अलावा और भी किसी चीज़ों को हलाल कर सकते हो। ठीक है, हलाल करना बैन नहीं है, स्लेटर बैन नहीं है, लेकिन कॉस्ट लेटर बैन है। स्टेटिंग इट इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। क्या स्टेट करता है कोर्ट ने? क्या बोला? ये रिलीजियस प्रैक्टिस नॉन एसेंशियल्स है। ठीक है, इट इम्फेसाइज दैट बकरीद सेलिब्रेशन कैन अकर विदाउट कॉस्ट लेटर। मीन्स हनीफ कुरैशी केस 1950, हनीफ कुरैशी कहाँ गए हुए थे? हनीफ कुरैशी गए हुए थे कोर्ट। उन्होंने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला कि आप स्लेटर बैन नहीं है, मीन्स हलाल बैन नहीं है, आप हलाल कर सकते हो, लेकिन गाय को हलाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि गाय क्या है, गाय एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा बेटर है। एग्रीकल्चर मीन्स क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए ज़्यादा बेटर है। आप उसका दूध यूज करते हो, ठीक है, आप उसके बछड़े को यूज करते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप ये क्या है, ये नेशनल प्रॉपर्टी बनाने में या फिर ये प्रॉपर्टी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप गाय को हलाल नहीं कर सकते। इस्माइल फारूकी केस 1996, इस्माइल फारूकी केस में क्या हुआ? द कोर्ट हेल्ड दैट नमाज इन मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मीन्स नमाज मस्जिद में पढ़ना ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है। ऐसे नमाज पढ़ना एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़ना ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है। इट रूल दैट ऑफरिंग प्रेयर्स कैन बी डन एनीवेयर एंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए मॉस्क। मीन्स आप नमाज पढ़ो कहीं भी पढ़ सकते हो, ये मस्जिद तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप नमाज पढ़ना मस्जिद तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हो, नमाज पढ़ना बैन नहीं है। लेकिन मॉस्क में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नमाज क्या करना है, नमाज मॉस्क में ही पढ़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आनंद मार्गी केस में क्या हुआ? द कोर्ट रूल्ड दैट परफॉर्मिंग शिव तांडव ए रिचुअल डांस इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मीन्स शिव तांडव को परफॉर्म करना ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है। ठीक है, निखिल सोनी केस में क्या हुआ? द कोर्ट डिक्लेयर दैट संतारा सलेखा ए रिचुअल फास्टिंग टू डेथ इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन जैनिज्म। द कोर्ट डिक्लेयर दैट, कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया? निखिल जैनी केस में क्या हुआ? निखिल सोनी केस में क्या हुआ? सांतारा और सलेखा क्या हुआ? एक रिचुअल फास्टिंग टू डेथ। मीन्स सांतारा सलेखा एक जैनिज्म में रिलीजियस प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो कि मान लीजिए आप जैनिज्म में ये मानना है कि अगर मान लीजिए अगर आपका काम पूरा हो गया, आपका लाइफ का पर्पस पूरा हो गया, आप क्या कर सकते हैं? आप फास्टिंग करके डेथ की तरफ जा सकते हैं। मीन्स आप फास्ट करके बिना सारा भोजन पानी छोड़ करके आप क्या कर सकते हैं? डेथ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। कहाँ? जैनिज्म में।
सायरा बानो केस, सायरा बानो केस में क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए तलाक कॉन्स्टिट्यूशनल, तलाक क्या है, तलाक बैन नहीं है, लेकिन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है। तलाक भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के तलाक भी होते हैं। तलाक इसमें देखिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में क्या होता है, आपको रिकंसोल करने का टाइम नहीं मिलता। देखिए आप अगर हिंदू रिचुअल्स के अनुसार जाएँ तो हिंदू रिचुअल्स में क्या होता है, हिंदू रिचुअल्स में आप अगर डाइवोर्स की तरफ जाएँ तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट लगभग आपको साल भर लगा देगा डाइवोर्स अपनाने में। 6 महीने तक तो आपको देगा कि रिकंसोल करना चाहिए, आपको खुद से एक बार कोशिश करना चाहिए। कोर्ट आपको समझाएगा कि आप एक बार रिकंसोल करो, कोशिश करो कि अगर मामला सुलझ जाए तो सुलझ जाए। लेकिन ट्रिपल तलाक में क्या था, ट्रिपल तलाक में ये था कि इंस्टेंट हो रहा, तुरंत हो जा रहा था। मीन्स उसमें आपको रिकंसोल करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब रिकंसोल लोग नहीं कर पाते हैं तो बाद में फिर उसको रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर चीज़ों को रिकंसोल नहीं कर पाएंगे बाद में वो रीस्टोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। तलाक बिद्दत को बैन किया गया है। तलाक भी 3 तरह के होते हैं, तलाक बिद्दत और एक तलाक कुछ था, मीन्स इसी तरीके के तलाक क्या है, 3 तरह के होते हैं। तो तलाक बिद्दत को बैन किया गया है, ना कि तलाक को बैन किया गया है। इट डिक्लेयर दैट प्रैक्टिस इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि ये जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस है ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम का, ठीक है। द रूलिंग इम्फेसाइज दैट द प्रैक्टिस वायलेटेड जेंडर इक्वालिटी एंड फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगर हम ट्रिपल तलाक दे रहे हैं कि तो इससे क्या हो रहा है, इससे महिला सप्रेस हो रही है कि हाँ चलो उसको एक तरफ से उसको धमकी भी मिल रहा है, अगर ज़्यादा आप कुछ करोगे आपको ट्रिपल तलाक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जेंडर इक्वालिटी को वायलेशन हुआ, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेट हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सबरीमाला केस 2018। सबरीमाला केस में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट बैनिंग वुमेन इज ऑफ मेस्टुरेटिंग एज फ्रॉम एंटरिंग द सबरीमाला टेम्पल वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए लॉर्ड अयप्पा क्या है, लॉर्ड अयप्पा वहाँ ब्रह्मचारी रूप में मीन्स युवा रूप में सबरीमाला टेम्पल में विराजमान है, ठीक है। जब सबरीमाला टेम्पल में विराजमान है तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर वुमेन जो मेस्टुरेटिंग पीरियड में है मीन्स एज लेकर के 14 से लेकर के लगभग 50 ईयर्स तक, जब तक वो मेंस्ट्रुएशन एज में है तब तक उनको सबरीमाला टेम्पल में जाना बैंड था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप क्या कर सकते हो, आप ये क्या कर रहे हो, आप वायलेट कर रहे हो आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का वायलेट कर रहे हो। सबसे पहले तो आर्टिकल 21 का वायलेट कर रहे हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेट कर रहे हो, और आर्टिकल 25 का भी वायलेट कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। ये सब चीज़ों का आप वायलेशन कर रहे हो। किस चीज़ को बैन करके, महिलाओं का बैन करके, कहाँ पर महिलाओं का बैन करना, कहाँ पर, सबरीमाला टेम्पल में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हिजाब बैन केस। हिजाब बैन केस में द कर्नाटका हाई कोर्ट रूल दैट वेयरिंग ए हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। हिजाब को पहनना कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम का। द सुप्रीम कोर्ट गेव ए स्प्लिट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इसमें 1:1 का बेंच बैठा था, 1:1 का बेंच बैठा था, जिसमें एक फेवर में थे और एक फेवर में नहीं थे। इसलिए क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया कि कोई बोल रहा था कि एसेंशियल है, कोई बोल रहा था नॉन एसेंशियल है, विथ वन जज होल्डिंग दैट हिजाब इज एसेंशियल्स एंड अदर रूलिंग दैट इज नॉट एसेंशियल्स। इसलिए ये क्या है, स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है आपका, इट रेफर्स टू द कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स इंसिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है, ये आपको क्या करता है, ये आपको कोर वैल्यू को दिखाता है कि आपका कोर वैल्यू और प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या बोलता है। आपको खुद को मानने से नहीं होगा, आपको खुद चीज़ों को मानने से नहीं होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस क्या बोलता है, उसका प्रिंसिपल्स क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशंस का कोर वैल्यू क्या कहता है, उसको मानना पड़ेगा। इट गाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये किसको फंक्शन में, ये किसको गाइड करता है, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन करने में गाइड करता है। एंड इंश्योर रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है, इक्वलिटी को इंश्योर करता है, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी को इंश्योर करता है। क्या, कॉन्स्टिट्यूशंस। द कॉन्सेप्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रमोट डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
मीन्स इस कॉन्सेप्ट को इसलिए इम्फेसाइज किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थ्रू टू प्रमोट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ताकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रमोट कर सके, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सके। ठीक है, अब आता है नवतेज जौहर केस 2018। नवतेज जौहर केस में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी अंडर सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मीन्स होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 377 ये क्या कहता है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को क्या कर सकते हो? क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। वो क्या है? होमोसेक्सुअलिटी क्या है? आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। होमोसेक्सुअलिटी क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, द जजमेंट अफेल्ड, जजमेंट क्या अफेल्ड करता है? जजमेंट अफेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जजमेंट क्या अफेल्ड करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ओवर सोशल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी के ऊपर क्या मानना है? हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मानना है। इम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। मीन्स इंडिविजुअल्स के पास अपना राइट है और फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ठीक है, टेम्पल एंट्री बैन केस। टेम्पल एंट्री बैन केस में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जहाँ पर सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमें जहाँ पर सामाजिक चीज़ों और संवैधानिक चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानना पड़ेगा, ना कि सामाजिक मोरालिटी को मानना पड़ेगा। ठीक है, यही बात बोल रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमें किसको मान के आगे चलना है? हमें मान के चलना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आगे मान के चलना है। ठीक है, इट इम्फेसाइज्ड दैट द प्रिंसिपल, इट इम्फेसाइज्ड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एक्ट एज ए मोरल कंपास टू इंश्योर societal norms align with constitutional value like equality, justice and freedom। ये क्या इम्फेसाइज करता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या इम्फेसाइज करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या इम्फेसाइज करता है कि जो भी मोरल कंपास है, जो भी मोरल कंपास है सोसाइटल नॉर्म्स का, जो भी सोसाइटी का जो कल्चर है और जो मोरल कंपास है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ अलाइन किया तो ठीक है, और अगर नहीं अलाइन किया तो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को माना जाएगा, ताकि क्या हो सके? वहाँ पर इक्वलिटी को इंश्योर कर सके, जस्टिस को इंश्योर कर सके और फ्रीडम को इंश्योर कर सके। ठीक है, ये कहने का मतलब है। सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट्स 2023। सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट्स 2023 में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट इन 2023 डिक्लाइंड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? 2023 में डिक्लाइन हो गया। मीन्स सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने में डिक्लाइन हो गया। मीन्स क्या हुआ कि अभी क्या है? अभी क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है सेम सेक्स मैरिज, ना कि लीगल है। दोनों में से कुछ नहीं है, ना तो क्रिमिनल है ना तो लीगल। जिसको मन है वो कर रहे हैं, जिसको मन नहीं है वो नहीं कर रहे। सेम सेक्स मैरिज वाले कोर्ट गए हुए थे। किस लिए गए हुए थे कोर्ट? LGBTQ इसलिए कोर्ट गए हुए थे कि आप क्या करो, आप जैसे नॉर्मल शादी को क्या कर रखे हो, नॉर्मल शादी में आपने नियम कानून बना रखा है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कहने का मतलब है कि उसका सिक्योरिटी देना, उस शादी को मेंटेन करके रखना, ये क्या कर रखा है? ये कुछ चीज़ों को मेंटेन करके रखा है कोर्ट ने। ठीक है, तो वही LGBTQ के कम्युनिटी के लोग गए हुए थे कोर्ट। इसलिए गए हुए थे कि आप क्या करो, आप सेम सेक्स मैरिज में भी क्या करो, आप इन सारे नियम को मानो, इन सारे नियम को ले करके आओ कि हमारे में भी रजिस्ट्रेशन हो, हमारे शादी का भी रजिस्ट्रेशन हो, हमारे ऊपर भी मान लीजिए अगर कोई छोड़ के जा रहा है उसका भी कोई सिक्योरिटी हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या करो, आप इन चीज़ों को लीगलाइज करो, इन चीज़ों को क्या करो? लीगलाइज करो। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? इसमें डिक्लाइंड हो गए। कोर्ट ने क्या किया? इसको डिक्लाइन कर दिया। इफ़ इट रूल्ड दैट द राइट टू मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैरिज का अधिकार, शादी का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में। मैरिज का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है। द कोर्ट emphasized दैट मैरिज लॉ आर अंडर द jurisdictions ऑफ द लेजिस्लेचर टू amend और इनेक्ट। मीन्स ये किसके अंदर आता है? मैरिज लॉ किसके अंडर आता है? जुरिडिक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, मीन्स पार्लियामेंट के ऊपर आता है। कोर्ट ने क्या बोला? आपको अगर कोई दिक्कत है आप पार्लियामेंट के पास जाओ, वो सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, या फिर वो अमेंड करेंगे या फिर वो इनेक्ट करेंगे। आप कोर्ट के पास ना हो। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट मैरिज, देखिए कोर्ट किसके बेस पे जाता है? कोर्ट चलता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, संविधान के बेस पे, और संविधान में फंडामेंटल राइट्स में
राइट टू मैरिज नहीं है। तो जब राइट टू मैरिज नहीं है तो कोर्ट ने क्या बोला, आप कहाँ जाओ, आप जाओ ज्यूरिडिक्शन से लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर क्या करेगा, लेजिस्लेचर इन चीज़ों को मानेगा या इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा कि हाँ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।